नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। अच्छा, आज है 29 अगस्त 2022। आज भी हम तीनों एडिटोरियल की समरी देखेंगे। और पहला एडिटोरियल आज का हमारा जो है वो है आई वोटिंग बाय पाकिस्तानीज अब्रॉड। ठीक है। अच्छा, अभी बहुत ज़्यादा आपने ये बहस देखी होगी कि क्या भाई यो यहाँ से लोग चले जाते हैं पाकिस्तान से, ठीक है, दूसरे ममालिक चले जाते हैं या उनकी ड्यूल नेशनैलिटी है, तो क्या उनको वोटिंग का हक होना चाहिए कि नहीं? क्योंकि लोग कहते हैं कि जब वो छोड़ के चले गए हैं तो उनको क्या उनका स्टेक कोई नहीं है यहाँ पे कि किसकी हुकूमत बनती है किसकी नहीं बनती। लेकिन पीटीआई वाले जो हैं वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में थे कि जो दूसरे लोग हैं जो अब्रॉड चले गए हैं, दूसरे ममालिक चले गए, उनको वोटिंग का हक दिया जाए। उसमें एक चीज़ तो ये कही जाती थी कि भाई पीटीआई वालों को ये लगता है कि भाई जितने भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ज़्यादातर क्या है, पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी वो अपने आपको इलेक्शन में फ़ायदा दिलाने के लिए ये काम कर रहे थे। तो इस पर बहुत ज़्यादा तनकीद खासतौर पर पीएमएल-एन की जानिब से की गई कि भाई ये ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इससे बहुत ज़्यादा धांधली वगैरह होगी और ये सारी चीज़ें करके और फिर जो अमेंडमेंट लेके आए थे पीटीआई वाले, तो इसको इन्होंने वापस किया है पीएमएलएन ने। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि क्या जो पाकिस्तानी अब्रॉड रहते हैं, बाहर रहते हैं, उनको ये हक होना चाहिए कि नहीं। ठीक है। अच्छा, कह रहे हैं जी द टॉपिक ऑफ आई वोटिंग फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज हैज बिकम अ हॉट बटन इशू। अच्छा, हॉट बटन क्या होता है? द मीनिंग ऑफ हॉट बटन इज एन इमोशनल एंड यूजुअली कंट्रोवर्शियल इशू और कंसर्न दैट ट्रिगर्स इमीडिएट इंटेंस रिएक्शन। हॉट बटन का मतलब यह है कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल मतनाज़ा इशू या मतलब कोई एक ऐसी चीज़ हो जो क्या है एक फौरी तौर पे है ना बड़े शदीद किस्म का जिससे हमें रिएक्शन देखने को मिले। ठीक है, तो अब जिस तरह आई वोटिंग के हवाले से बात होती है तो एकदम ये है ना आप देखें बहुत ज़्यादा आपको रिएक्शन देखने को मिलता है जब इस टॉपिक पे डिस्कशन होती है। तो इस वजह से बात करें कि टॉपिक है आई वोटिंग का ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए ये एक हॉट बटन बन चुका है, यानी कि क्या है बहुत ज़्यादा ये क्या है रिएक्शन हमें देखने को मिलता है जब ये टॉपिक डिस्कस होता है। एंड व्हाई नॉट, और उनका क्यों नहीं? आफ्टर ऑल द राइट ऑफ फ्रेंचाइज इज इंटेग्रल टू अ डेमोक्रेसी एंड गवर्नमेंट्स मस्ट डू ऑल दे कैन डू टू फैसिलिटेट इट फॉर देयर सिटीजंस वेदर दे रिजाइड विद इन द कंट्री और अब्रॉड। उन्होंने कहा कि जो राइट ऑफ फ्रेंचाइज है, कि राइट ऑफ जो है आप कह लें वोट देने का हक जो है वो क्या है, इज इंटेग्रल, वो अहम है। किसके लिए? टू द डेमोक्रेसी, जमहूरियत के लिए। एंड गवर्नमेंट्स मस्ट डू ऑल दे कैन, और गवर्नमेंट को हर वो काम करना चाहिए जो वो कर सकते हैं टू फैसिलिटेट इन, ताकि सहूलियात दें किसके लिए? टू फॉर देयर सिटीजंस, अपने शहरियों के लिए। वेदर दे रिजाइड विद इन द कंट्री और अब्रॉड, फिर चाहे वो जो हैं शहरी वो क्या है रिजाइड करते हैं, रहते हैं विद इन द कंट्री, मुल्क के अंदर, और अब्रॉड या बाहर। दैट इज अ वैलिड पॉइंट, उनका एक बड़ा वैलिड पॉइंट है रिगार्डलेस, कतई नजर इस बात के, ऑफ द पीटीआईज एंथुजियाज्म फॉर आई वोटिंग, के पीटीआई बहुत ज्यादा एंथुजियाज्म था, जोश था कि जी आई वोटिंग होनी चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए, बीइंग बेस्ड लार्जली ऑन इट्स बिलीव, कि उनका ये ख्याल था, उनका बिलीफ था, ये आइडिया था, इन हैविंग कंसिडरेबल सपोर्ट अमंग दैट कोहोर्ट। कोहोर्ट होता है ग्रुप ऑफ पीपल विद अ शेयर्ड करेक्टरिस्टिक। तो उन्होंने कहा जो भी यहाँ लोग बाहर गए हुए हैं वो कोहोर्ट जो है वो क्या है बहुत ज़्यादा सपोर्ट है पीटीआई के लिए। तो इसलिए जो है ना जो ये पीटीआई वाले थे वो इस बिलीफ पे, इस आइडिया में जो है ना वो इसको सपोर्ट करते थे कि हमें जो है ना ज़्यादा वोट्स क्या हैं वो हमें मिल जाएंगे। अच्छा, अब इसको हुआ क्या था? द पार्टी चैलेंज इन सुप्रीम कोर्ट द रीसेंट अमेंडमेंट्स बाय द प्रेजेंट कोalition गवर्नमेंट टू द इलेक्शंस एक्ट 2017 whereby it rolled back the PTI's own changes to the law। अच्छा, अब ये प्रेजेंट कोalition गवर्नमेंट थी, इसने चैलेंज किया था इलेक्शन एक्ट 2017 को, ये अमेंडमेंट लेके आए थे और उसमें रोल बैक कर दिया, वापस कर दिया जो पीटीआई ने चेंजेस लेके आए थे लॉ में। और इन्होंने किस तरह किया था? द लेटर अफेक्टेड थ्रू द इलेक्शन सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2021 असाइड फ्रॉम allowing for electronic voting machines had also provided for overseas Pakistanis to cast their vote in general elections from their country of residence। अच्छा, अब ये किस तरह किया था? ये सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2021 था और उसमें एक तो ये था साइड, इसके अलावा अलाउ करना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का। और उसमें उन्होंने क्या किया हुआ था? हैड ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर ओवरसीज पाकिस्तानीज टू कास्ट देयर वोट इन जनरल इलेक्शंस फ्रॉम देयर कंट्री, कि उसमें क्या था कि जी ओवरसीज पाकिस्तानी थे वो वोट डाल सकते थे, कास्ट कर सकते थे जनरल इलेक्शंस में अपने मुल्क से। ठीक है, उसको लाके क्या किया इसने? रोल बैक किया पीएमएलएन लेड गवर्नमेंट ने। ठीक है। अच्छा, एज मैटर स्टैंड एट प्रेजेंट, उन्होंने कहा अभी क्या हालात हैं? ओवरसीज पाकिस्तानीज मस्ट कास्ट देयर वोट्स एट द पोलिंग स्टेशंस इन पाकिस्तान असाइन टू देम एज पर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पूरे ओपिनियन की, क्योंकि वो बात होती रही कि क्या भाई वो अपने प्लेस रेजिडेंस वहाँ से ई वोटिंग कर सकते हैं कि नहीं। लेकिन उन्होंने कहा अभी वो चीज़ है, खासतौर पर जब इसने पीएमएल गवर्नमेंट ने रोल बैक किया उन अमेंडमेंट्स को जो पीटीआई वाले लेके आए थे, तो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनको
क्या करना होगा? वोट डालना होगा पोलिंग स्टेशंस में पाकिस्तान में जो मुख्तस हैं, असाइन हैं उन्हें एज़ पर देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ उनके हलकों के मुताबिक, ठीक है? तो ये अब मतलब बहस अब इस चीज़ पे जा रही है कि क्या भई आपको अब्रॉड में अगर आप हो, पाकिस्तान यहाँ से गए हुए हो तो क्या है आपको वोट डालने का हक है या आपको वापस पाकिस्तान आना पड़ेगा। Thus, when speaking of overseas Pakistanis enfranchisement, it is the facility rather than the right itself that is under discussion. उन्होंने कहा फिर जब बात होती है ओवरसीज पाकिस्तानीज के enfranchisement की, इनके वोट देने की हक की, इट इज़ द फैसिलिटी rather than the right itself. तो उन्होंने कहा ये वो फैसिलिटी है बजाय इसके कि ये राइट है बजाते खुद दैट इज़ अंडर डिस्कशन जिस पे क्या है बातचीत की जा रही है. The existing procedure for many is cumbersome, which means the share of overseas ballots in the votes cast is minuscule. उन्होंने कहा जो अभी मौजूदा प्रोसीजर है वो बड़ा कम्बरसम है. कम्बरसम कोई चीज़ होती है बड़ी चीज़ कॉम्प्लेक्स हो कॉम्प्लिकेटेड उसको हम कम्बरसम बोलते हैं. तो उनका जो अभी हालिया प्रोसीजर है वो बड़ा कम्बरसम है विच मीन्स इसका मतलब है द शेयर ऑफ ओवरसीज बैलेट्स इन द वोट्स कास्ट इज मिनिसिकल कि जो शेयर है ओवरसीज बैलेट्स का जो वोट्स कास्ट किए जाते हैं वो क्या है मिनिसिकल मिनिसिकल होते हैं कुछ इस तादाद में बहुत थोड़ी हो. हाउएवर इफ आई वोटिंग वाज इंस्टीट्यूटेड क्योंकि देखें ज़ाहिर है अब कौन बाहर से आए आके पाकिस्तान में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डाले तो लेकिन उन्होंने कहा तो जो अभी प्रोसीजर है उसमें तो ये है ना बहुत थोड़ी तादाद होती है ओवरसीज वोटों की ठीक है लेकिन उन्होंने कहा अगर आई वोटिंग को इंस्टीट्यूट कर लिया जाता है इट कुड पोटेंशियली हैव अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द रिजल्ट्स एटलीस्ट इन सम कॉन्स्टिट्यूंसीज और इनका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा असर होगा रिजल्ट्स को लेके उनका कम से कम एटलीस्ट उनका इन सम कॉन्स्टिट्यूंसीज कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज में तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा असर होगा. That is why, although the Elections Act 2017 clearly defines the eligibility criteria for who can vote, उन्होंने कहा इसलिए इलेक्शन एक्ट 2017 है वो बिल्कुल क्लियरली है ना वो बताता है कि क्या अहलियत होनी चाहिए वोट डालने के लिए जिसमें क्या है विच इंक्लूड्स पाकिस्तानीज लिविंग अब्रॉड टेम्पररीली एंड ड्यूल सिटीजन्स और इसमें शामिल है पाकिस्तानीज जो बाहर रह रहे हैं टेम्पररीली वक्ती तौर पे एंड ड्यूल सिटीजन्स जिनके पास दोहरी शहरियत है बट एक्सक्लूड्स दोज हु हैव गिवन अप देयर पाकिस्तानी सिटीजनशिप लेकिन इसमें वो शामिल नहीं है जिन्होंने अपनी पाकिस्तानी सिटीजन छोड़ दी है दैट टू हैज़ बिकम अ पोलराइजिंग इशू और ये भी क्या है एक पोलराइजिंग इशू बन रहा है. पोलराइजिंग क्या होता है कोई एक ऐसी चीज़ जो है आपको लोगों को मुख्तलिफ ओपिनियन की बुनियाद पे क्या है मुख्तलिफ अपोजिंग ग्रुप्स में डाल दे ठीक है तो ये चीज़ एक आप कह लें कि वजह तनाज़ा यो बनती है तो मतलब ये सारा डिस्कशन हो रही है ई वोटिंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ड्यूल नेशनल को वोट डालने का हक होना चाहिए कि नहीं या अगर कोई पाकिस्तानी है उसने अपनी नेशनैलिटी छोड़ दी है फिर उसे वो हक होना चाहिए कि नहीं या अगर वक्ती तौर पे बाहर गए हैं तो उसको वोट होना चाहिए तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं. अच्छा उन्होंने कहा जी prevailing global and regional trends lean towards expanding the right of franchise to overseas voters in a meaningful way. उन्होंने कहा जो अभी मौजूदा ग्लोबल आलमी सतह पे और रीजनल ट्रेंड्स हैं वो किस तरफ को झुकाव है कि जी आप राइट ऑफ फ्रेंचाइज को वोट देने का हक क्या है उसको एक्सपेंड करो किधर ओवरसीज वोटर्स की तरफ इन अ मीनिंगफुल वे लेकिन ये क्या है बड़े मीनिंगफुल वे में आप उसको करें बकायदा क्योंकि अभी इसमें आगे हम देखेंगे क्या इसमें इन्होंने बताया था कि जी आपने कोई पायलट मंसूबा नहीं बनाया कुछ नहीं किया आप इसको ज़िमनी इंतखाब में करके देखो लोकल गवर्नमेंट में चेक करके देखो सीधे ही जनरल इलेक्शंस में बात की जा रही थी कि जी इसको इस्तेमाल किया जाएगा इसको आई वोटिंग को तो इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आपने करना है तो बड़े मीनिंगफुल तरीके से करो कि मतलब जिसका कोई है आपको कुछ देखने को भी मिले कि आप ये ना करो कि इतने बड़े जनरल इलेक्शंस में आप चले जाओ आपने लोगों की ट्रेनिंग नहीं कराई आपने लोगों को बताया नहीं और फिर क्या है आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े. However, there is merit in the argument that dual nationals opting to live, work, and pay taxes abroad, as opposed to Pakistani citizens working abroad without requiring another nationality, have divided loyalties and not enough of a stake in the system to justify having a say in who should govern it. ठीक है काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं. अच्छा अब यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है एक तो वो कह रहे हैं कि जी इसमें चीज़ में बड़ी मेरिट है इस आर्गूमेंट में इस बहस में कि जो ड्यूल नेशनल्स होते हैं जो क्या किस चीज़ का इंतखाब करते हैं कि वो रहें, काम करें और टैक्सेस दें अब्रॉड मुल्क से बाहर एज़ अपोज़्ड टू पाकिस्तानी सिटीज़न्स और इसका मुवाज़ना किससे कर रहे हैं कि एक तरफ ये है और दूसरी तरफ ये है ना वो पाकिस्तानी सिटीज़न्स हैं जो काम कर रहे हैं बाहर विदाउट एक्वायरिंग अनदर नेशनैलिटी और बगैर नेशनैलिटी एक्वायर किए दूसरी दूसरी शहरियत हासिल के काम कर रहे हैं हैव डिवाइडेड लॉयल्टीज़ ठीक है? तो उनकी क्या है लॉयल्टीज़ वफ़ादारी डिवाइडेड होती है नॉट इनफ ऑफ अ स्टेक उनका कोई स्टेक नहीं होता इस सिस्टम में तो कि हम जस्टिफाई कर सकें कि भाई उनको ये हक हासिल है कि कौन
किसे गवर्न करना चाहिए, ठीक है? इसको दोबारा देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जी इस बात में बिल्कुल वज़न है कि जो ड्यूल नेशनल्स जो मतलब यहाँ से बाहर रह रहे हैं, टैक्सेस बाहर दे रहे हैं, काम बाहर कर रहे हैं, ठीक है? उनकी क्या है डिवाइडेड लॉयल्टीज़ होती हैं और इसको उन्होंने उससे कहा है इसको इससे कंपैरिज़न ना किया जाए कि वो पाकिस्तानी सिटिज़न्स होते हैं, वो काम बाहर कर रहे होते हैं, लेकिन क्या है विदाउट एक्वायरिंग अनदर नेशनैलिटी, ठीक है? तो इन 2 चीज़ों को आपने कन्फ्यूज़ नहीं करना कि ये एक पाकिस्तानी सिटिज़न जो बाहर चले जाते हैं, वहीं पे टैक्स दे रहे हैं, वहीं काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है? और क्या है और वो लोग और क्या है ड्यूल नेशनैलिटी होती है और वो पाकिस्तानी सिटिज़न जो बाहर जाते हैं, लेकिन क्या है वहाँ की नेशनैलिटी नहीं लेते, ठीक है? तो इस हवाले से यहाँ पे डिफ़रेंस किया गया है। Because certainly remittances from overseas Pakistanis are invaluable in helping keep our economy afloat, but they are, truth be told, intended as financial support for their families and not for the country per se, as some overwrought political statements would have one believe. अच्छा अब इसमें बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि भाई ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो बाहर से रेमिटेंसेस भेजते हैं तो मुल्क चल रहा है हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स आते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ी हकीकत ये भी है कि देखें वो तो ज़ाहिर बात है भेज रहे होते हैं अपने रिश्तेदारों को तो यहाँ पे थोड़ा-सा उस हवाले से भी बात की गई है, इसको डिटेल से देखते हैं। उन्होंने कहा यकीनन ये रेमिटेंसेस जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं, वो इनवैल्यूएबल हैं, इनकी बड़ी अहमियत है हमारी इकॉनमी को क्या है अफ़्लोट रखने में यानी कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं होती। अ, बट दे आर ट्रूथ बी टोल्ड लेकिन अगर उन्होंने कहा सच्ची बात की जाए इंटेंडेड एज़ फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर देयर फैमिलीज़ बेसिकली उन्होंने कहा ये फाइनेंशियल सपोर्ट होती है उनकी फैमिलीज़ के लिए एंड नॉट फॉर द कंट्री पर से और ज़ाहिर है मुल्क के लिए नहीं होती। एज़ सम ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स वुड हैव वन बिलीव उन्होंने कहा जैसे कि ये कुछ ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं ओवरऑल होता है इन अ स्टेट ऑफ नर्वस एक्साइटमेंट एंजाइटी मतलब बहुत जोश से वो बात करते हैं देखिए भाई बाहर से लोग हैं ना वो क्या है पाकिस्तान के लिए पैसे भेज रहे हैं बेसिकली उन्होंने कहा उनका वो होते कौन है इंटेंडेड रेसिपिएंट ज़ाहिर है उनकी अपनी फैमिली होती है तो उन्होंने कहा लेकिन कुछ ओवरऑल पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं वो ये ऐसा जाहिर करने की कोशिश करते हैं कि ये ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो क्या है पाकिस्तान के फलाह के लिए काम कर रहे हैं लेकिन उनका बेसिकली क्या होता है कि वो अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होते हैं अपनी फैमिलीज के लिए ठीक है अच्छा I'm getting it. There have been some suggestions recently about setting aside reserved seats for overseas Pakistanis in parliament, which could be a viable option. उन्होंने कहा कुछ suggestions ये भी हैं हाल ही में कि जी हम सेट असाइड कर दें छोड़ दें रिजर्व सीट जो ओवरसीज पाकिस्तानीज की हैं पार्लियामेंट में ये यानी कि एक वायबल ऑप्शन हो सकती है यानी जिस पे गौर किया जा सकता है ये क्या है practical option है clearly there is room to revisit various aspects of overseas Pakistanis right of franchise but parliament is a correct forum for this उन्होंने कहा यकीनन काफ़ी गुंजाइश है कि हम देख सकें कि जो मुख्तलिफ पहलू हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट देने के जो राइट हैं लेकिन अहम तरीन बात क्या कर रहे हैं द पार्लियामेंट इज़ द करेक्ट फोरम फॉर दिस कि पार्लियामेंट जो है ना वो सही फोरम है कि वो डिसाइड करे कि भाई किसको वोट देना है किसको नहीं देना और रिजर्व सीट्स जो हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की वो आपने सेटिसाइड करनी है नहीं करनी लेकिन उन्होंने कहा ये सारा इख्तियार किसे पार्लियामेंट को होना चाहिए इट इज़ फॉर द लेजिस्लेचर्स एंड नॉट द कोर्ट्स टू डिसाइड ऑन अ रीजनेबल टाइम फ्रेम एंड अ प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन उन्होंने कहा ये लेजिस्लेचर्स के को इख्तियार होना चाहिए और ना कि कोर्ट को कि वो डिसाइड करे फैसला करे कि क्या रीजनेबल टाइम फ्रेम होगा और एक प्रूडेंट कोर्स ऑफ एक्शन होगा कि हम ये स्टेप ले सकें ठीक है असाइड फ्रॉम लॉजिस्टिकल कंसिडरेशंस उन्होंने कहा लॉजिस्टिकल कंसिडरेशंस के अलावा द नीड टू इंश्योर सीक्रेसी ऑफ द बैलेट इज पैरामाउंट और ये ज़रूरत जो है कि जी सीक्रेसी को इंश्योर किया जाए यकीनी बनाया जाए ऑफ द बैलेट ठीक है ये पता ना चले कि जी बैलेट किसने वोट किसको दिया क्योंकि ज़ाहिर बाद में बड़े मसाइल हो जाएंगे जैसे पैरामाउंट पैरामाउंट होता है वो बहुत ज़्यादा अहम है ना बहुत ज़्यादा अहम है कि सीक्रेसी को बरकरार रखा जाए वोट को जैसे हम कहते हैं जी वोट की हुर्मत को बरकरार रखा जाए anything less would provide yet another reason for election results to be disputed and generate controversy होने का anything less इससे कुछ भी अगर कम हुआ तो वो एक मुहैया करेगा प्रोवाइड करेगा एक और रीज़न एक और वजह इलेक्शन रिजल्ट्स के लिए भी टू बी डिस्प्यूटेड कि उसको क्या है मतनाज़ा किया जाए एंड जनरेट कंट्रोवर्सी और जो है ना उसको क्या है मतनाज़ा किया जाए ठीक है अच्छा और मतलब इसमें क्या है जनरेट कंट्रोवर्सी के कोई भी इस तरह की है ना आप एक तनाज़ा जन्म लिया जाए ठीक है तो बेसिकली ये बात कर रहे हैं कि इससे कम नहीं होना कि जी ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट डिसाइड करेगी किसको वोट का हक हासिल है क्या कंडीशंस होनी चाहिए और सारी चीज़ें जो है ना उन्होंने कहा ये सारा काम जो है ना वो पार्लियामेंट का है और कोर्ट्स का काम नहीं है और उन्होंने कहा इससे कम अगर कुछ भी हुआ तो ये वजह बनेगा इलेक्शन रिजल्ट्स का डिस्प्यूटेड और मुतनाज़ा होने के हवाले से अच्छा दूसरा एडिटोरियल आज अगर हम देख लें वो हमारे पास है IHK प्रिजनर डेथ ठीक है इंडियन हेल्थ कश्मीर में ना एक पाकिस्तानी की डेथ हुई है बड़े मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुई है और
उस हवाले से यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरीके से वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अभी कह रहे हैं कि जी mystery surrounds the death of a Pakistani prisoner incarcerated in a facility inside India held Kashmir as our foreign office says that Muhammad Ali Hussain was a victim of an extrajudicial killing by Indian forces. उनका मिस्ट्री सराउंड करती है इस डेथ की कि ये पाकिस्तानी प्रिजनर्स था इंकारसरेटेड जो गिरफ्तार हुआ था एक ऐसी फैसिलिटी में जो कहाँ थी इंडिया हेल्ड कश्मीर में थी और क्योंकि उन्होंने कहा जो हमारा फॉरेन ऑफिस है वही कहता है कि ये मोहम्मद अली हुसैन है ठीक है इस प्रिजनर क्या नाम था मोहम्मद अली हुसैन तो फॉरेन ऑफिस ने कहा कि जी वॉज अ विक्टिम ऑफ एन एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग बाय इंडियन फोर्सेस कि हमारे फॉरेन ऑफिस है उसने कहा कि जी ये मोहम्मद अली हुसैन विक्टिम है एक एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग का इंडियन फोर्सेस की जानिब से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग क्या होती है कि मतलब आप किसी को उसका हक ना दो राइट टू फेयर ट्रायल का हक ना दो खुद आपने पकड़ के खुद ही आप क्या है डिसाइड करके उसको मार दो एक उसको प्रॉपर हक ना दो एक तो होता है ना आपको कोर्ट से सजा मिल जाती है एक आप उसको कोई राइट दिए बगैर क्या है खुद कानून अपने हाथ में लेते हो तो ये क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग के हवाले से बात कर रहे हैं अच्छा अब ये क्या बता रहे हैं उन्होंने कहा कि जी ये शख्स जो है ना वो 2006 से जेल में था और इसका ये रीज़न बताई जाती है इसमें कि and the reason behind his presence in the occupied territory as well as the nature of his alleged crimes is not clear उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है कि वो क्यों था वहाँ ऑक्यूपाइड टेरिटरी में और क्या नेचर थी यानी किस तरह के उसने ये मुबैना तौर पे जराइम किए थे उन्होंने कहा ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं है लेकिन जो हुसैन की फैमिली है उसने कहा है कि जी उस पर तशद्दुद किया गया इंडियन अथॉरिटीज़ की जानिब से आपके अगर न्यू दिल्ली के क्लेम्स देखा जाए तो उन्होंने कहा है कि जी उस शख्स ने है ना वो इंडियन फोर्सेस पे अटैक किया था उन्होंने कहा यकीनन मजीद शफाफियत की ज़रूरत है इस सिलसिले में और इंडियन साइड को एक्सप्लेन करना होगा सर्कमस्टांसिस को कि वो किन हालात में मरा और उन्होंने कहा ये बिल्कुल इस्टेब्लिश्ड है कि हुसैन जो है ना उसको मर्डर किया गया इन अ स्पूरियस इनकाउंटर स्पूरियस होता है फेक फॉल्स ठीक है उन्होंने कहा अगर ऐसा इस्टेब्लिश हो जाता है कि जी उसको एक जाली उसमें जो होता है जाली इनकाउंटर में जाली मुकाबले में मारा गया है दोज रिस्पॉन्सिबल मस्ट बी हेल्ड टू अकाउंट का मतलब होता है कि क्या है उनको आप कटहरे में लेके आओ उनको क्या है सजा दो तो उन्होंने कहा अगर ऐसे जाली मुकाबले में मारा गया है तो यकीनन उन लोगों को जो जिम्मेदार हैं उनको क्या है सजा दी जानी चाहिए एंड द डेड मैन्स फैमिली शुड बी कंपनसेटेड और जो शख्स मरा है उसकी फैमिली को कंपनसेट किया जाना चाहिए उसको क्या है हर जाना दिया जाना चाहिए However, it would be fanciful to expect that the Indian side's full cooperation in this case, especially when we consider New Delhi's brutal handling of Kashmir affairs and its frosty ties with Pakistan. अच्छा आपने कहा ये बड़ी फैंसी ये बड़ा फैंसीफुल होगा फैंसीफुल होगा ना कोई एक आप एक ऐसी चीज़ सोचो ये बड़ी अनरियलिस्टिक हो कि आप अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई इंडिया वाले आप भरपूर ताउन करेंगे इस इंक्वायरी के सिलसिले में कि उस शख्स पाकिस्तानी मारा गया वो क्या है क्या किन हालात में वो गिरफ्तार था और क्या जराइम उसने किए थे तो उन्होंने कहा बड़ी फैंसीफुल बात होगी, बड़ी अनरियलिस्टिक बात होगी कि हम एक्सपेक्ट करें, तवक्को करें कि इंडियन साइड जो बिल्कुल कोऑपरेशन करेगी इस केस में, ख़ास तौर पे जब हम ये देखें कि किस तरह न्यू दिल्लीज़ ब्रूटल हैंडलिंग है कश्मीरी अफेयर्स की और इसके जो सर्द मेरी वाले ताल्लुकात हैं पाकिस्तान के साथ और उन्होंने कहा जी जो इंडियन स्टेट है उन्होंने कहा अगर वो रख सकती है ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड जो मीरवाइज उमर फारूक है को हैं उसको हिरासत में रख सकती है आर्बिट्रेरी डिटेंशन में 3 साल तक तो उन्होंने कहा इसमें ना के बराबर उम्मीद है कि जी ये जस्टिस देगी एक ऐसे पाकिस्तानी प्रिजनर की फैमिली को अच्छा उन्होंने कहा जी कश्मीरी क्लरिक कम पॉलिटिशियन was stopped from offering Friday prayers by the Indian security apparatus और उन्होंने कहा ये कश्मीरी क्लरिक कम पॉलिटिशियन है उसको रोक दिया गया था जुम्मे की नमाज पढ़ने से इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से उन्होंने कहा दिस फ्लाइज इन द फेस ऑफ क्लेम्स बाय हेल्थ कश्मीर लेफ्टिनेंट जनरल दैट APHC हेड इज अ फ्री मैन और उन्होंने कहा फ्लाइज इन द फेस होता है कुछ चीज़ उसके बिल्कुल मुखालिफ हो उन्होंने कहा ये चीज़ बिल्कुल चीज़ के मुखालिफ है जो क्लेम है जो दावे हैं हेल्थ कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर AP और इसके हेल्थ कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर के कि उन्होंने कहा था जो APHC ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड हैं वो आप फ्री मैन तो उन्होंने बताया किस तरह जो है ना ये मीर वैज़ उमर फारूक को जो है ना जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ने दी और ये बिल्कुल उस चीज़ के मुखालिफ है उस चीज़ के बिल्कुल अपोजिट है कि जो ये इसका लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसने कहा था कि भाई वो बिल्कुल फ्री मैन है द फैक्ट इज डैट उनका हकीकत ये है कि 2019 के इवेंट्स के बाद जिसमें हमको पता है कि जी स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था वहाँ पे तो उन्होंने कहा वो क्या है हाउस अरेस्ट में रहा है और बड़ी उसके क्या है लिमिटेड एक्सेस है रसाई है विजिटर्स तक और मीर वाइज उमर फारूक वाज नॉट इवन अलाउड टू अटेंड हिज ग्रैंड मदर्स बरियल लास्ट ईयर बाय इंडिया और उन्होंने कहा यहाँ तक कि मीर वाइज उमर फारूक को इजाज़त नहीं दी गई कि वो अटेंड करे शिरकत करे अपने दादी के जनाजे में इंडिया की जानिब से
और उन्होंने कहा ये हकीकत के यही है कि जी अ, बेशक ये इन्होंने ये डिटेन भी किया, हिरासत में भी लिया है जेन्युइन कश्मीरी लीडरशिप को, और इनको क्या है सब्जेक्टिंग द ऑक्यूपाइड रीजन्स ऑफ पॉपुलेशन टू ऑपरेशन, और जिस तरीके से ये जुल्म कर रहे हैं वहाँ के उस रीजन की पॉपुलेशन पे। The BJP-led government cannot extinguish the Kashmiri desire for freedom and dignity. लेकिन उन्होंने कहा जो BJP-led government है वो नहीं कर सकती, extinguish कर सकती, ख़त्म कर सकती ये कश्मीरियों की desire है, ख्वाहिश है freedom के लिए, आज़ादी के लिए and dignity के लिए। और as the मीरवाइज told the media, उन्होंने कहा जैसे कि मीरवाइज ने मीडिया को बताया, it is going to be a long battle, ये एक बड़ी क्या है लंबी जंग होगी, but Kashmiris will not let machinations against them succeed। लेकिन वो कभी भी जो है machinations होता है plot scheme, तो उसने मीरवाइज ने कहा कि जी ये बहुत लंबी जंग है, लेकिन कश्मीरीज कभी भी है ना ये इस तरह के प्लॉट स्कीम है उनको अपने अगेंस्ट है ना उसको कामयाब नहीं होने देंगे। तो बेसिकली ये इन्होंने बताया था एक शख्स के बारे में जिसको मार दिया गया, और मतलब मुतज़ाद बयान देखने के गए, फॉरेन ऑफिस ने कहा कि भाई इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग में मारा गया, इंडिया की तरफ से कहा गया कि नहीं भाई इसने फोर्स इंडियन फोर्सेस पे हमला किया था। तो उन्होंने कहा कि जी ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, हम कहेंगे जी इस पर क्या है शफाफ इंक्वायरी होगी। खासतौर पे उन्होंने वहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं कि जिस तरह ये मीरवाइज उमर फारूक के साथ इन्होंने की है, तो उन्होंने कहा अगर आप इसके ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हेड के साथ इस तरह कर सकते हैं तो हम नहीं तवक्को कर सकते कि एक आम शख्स के को भी क्या है वहाँ पे इंसाफ मिलेगा। ठीक है, तीसरा एडिटोरियल हम जल्दी से देख लेते हैं जी, वो है हमारे पास स्मॉग मास्टर प्लान। ठीक है, अब ये धुंध के हवाले से जिस तरह आपको पता है कि जी खासतौर पे अगर हम लाहौर में बात करें तो जितनी ज़्यादा धुंध है, पोल्यूशन है, और ख़ासतौर पे सर्दियों में है ना बहुत ज़्यादा हमें मसाइल का सामना करता पड़ता है। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जी अ, 2 दिहाइयों बाद जब उन्होंने कहा लाहौर के में हमें ये नज़र आती थी बहुत ज़्यादा ये धुंध, तो अथॉरिटीज़ ने आखिरकार एक ऐसे प्लान के साथ आए हैं कि ये पेरेनियल प्रॉब्लम है, पेरेनियल होते हैं बड़े अरसे से चली आ रही है ना। और ये किसकी बात हो रही है, पेरेनियल प्रॉब्लम ऑफ स्मॉग। ठीक है, धुंध की बात हो रही है, उन्होंने कहा आखिरकार वो एक प्लान लेके आए हैं ये लाहौर में इस पेरेनियल प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए। और लास्ट फ्राइडे क्या हुआ, द पंजाब गवर्नमेंट अप्रूव्ड अ मास्टर एक्शन प्लान, कि पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव की, मंजूरी दी एक मास्टर एक्शन प्लान की, कि उसमें ये देखा जाएगा कि क्या उसमें उन्होंने कहा कि भाई बेसिकली इसको क्या कहा जाता है, फिफ्थ सीजन कहा जाता है। वैसे आपको पता है जी 4 सीजन होते हैं, लेकिन इसको फिफ्थ सीजन इसलिए कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है, धुंध हो जाती है, तो उस हवाले से इसको मतलब उन्होंने कहा कि जी कि उस पंजाब गवर्नमेंट ने अप्रूव किया, मंजूरी दी एक मास्टर एक्शन प्लान की कि इस मसले को हल किया जाए, जिसको अक्सर पाकिस्तान में फिफ्थ सीजन कहा जाता है लाहौर में और इसके जॉइनिंग सिटी में। और इस प्लान के तहत क्या हुआ था, उन्होंने कहा अथॉरिटीज़ जो है ना वो इकदाम करेंगे कि बेहतर हो सके लाहौर की एयर क्वालिटी, और उन्होंने कहा कि जी थ्रू आउट द ईयर के पूरे साल ही एयर क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, बजाय इसके कि सिर्फ ये हो स्मोक सीजन के दौरान। और उसमें क्या होंगे या पढ़ लीजिएगा कि क्या-क्या स्टेप्स लिए जाएँगे। ये ब्रिक्स हैं इन द एरिया एम्प्लॉय द मोर एफिशिएंट एंड लेस एनवायरमेंटली टॉक्सिक ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी। फिर लोन्स दिए जाएँगे फार्मर्स को ताकि वो परचेज़ करें स्ट्रॉ कटर्स, हैप्पी सीडर्स, ताकि कम किया जा सके ट्रेंड ऑफ बर्निंग क्रॉप रेसिड्यू। फिर कमीशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा कि वो प्रिवेंट करे, रोकेगा इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ्रॉम मर्ज होने से, सामने आने से। Moreover, tickets would be issued to owners of smoke-emitting vehicles and their documents will be confiscated until vehicle fitness requirements are met। और लीजिए कि टिकट्स है ना वो इशू किए जाएंगे ओनर्स को, जो ये धुआं छोटी गाड़ियाँ होती हैं उनके, और जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जब्त किया जाएगा, कन्फिस्केट किया जाएगा। कब तक, जब तक ये व्हीकल है ना वो फिटनेस रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर लेती। उनका ये मैय्यज़ जो है ना उसको लीगल कवर दिया जाएगा इस क्लेमिटीज़ एक्ट के तहत। और आखिरकार जो है ना ऐसा दिखाई देता है कि अथॉरिटीज़ जो है ना वो मतलब उनको समझ आ रही है, वो जाग रहे हैं। ये लाहौर की ईयर राउंड पुअर क्वालिटी है, पूरे साल हमें इसकी पूरे एयर क्वालिटी देखने को मिलती है, ये क्या है शिद्दत इख्तियार कर लेती है जब ये स्मॉग होती है सर्दियों के महीनों में। ठीक है, ताहम उनका अगर हम ये देखें जो भी थोड़ा बहुत हमें यहाँ पे रिवील हुआ है, पता चला है इस मास्टर प्लान के बारे में, ये बड़ा मुश्किल होगा इस्टेब्लिश करना इसकी इफेक्टिवनेस के इसको इफेक्टिव बनाना, इसको मौसर बनाना बड़ा मुश्किल होगा। और वो क्यों होगा, वो कह रहे हैं जी फर्स्टली द आउटलाइन स्टेप्स इन्होंने लिए हैं डू नॉट अपीयर टू प्रोवाइड फॉर रिफॉर्म ऑफ अ पेनल्टी फॉर इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स। उन्होंने कहा इसमें हमें कोई पेनल्टी नज़र नहीं आती इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स के लिए, जो हिस्सा डालते हैं बहुत ज़्यादा लाहौर की वर्स्टिंग एयर क्वालिटी का। क्योंकि अगर आपने लाहौर की एयर क्वालिटी ठीक करनी है तो उन्होंने कहा ये जो आपके इंडस्ट्रियल पोल्यूटर्स हैं इसके लिए कोई पेनल्टी होनी चाहिए, लेकिन इस मास्टर प्लान में हमें ऐसी कोई पेनल्टी नज़र नहीं आती। सेकेंडली, दूसरे नंबर पे, इट इज़ ऑड दैट अ कमीशन इज रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज फ्रॉम मटेरियलाइजिंग।
अच्छा, उन्होंने कहा अब ये भी बड़ी अजीब बात है कि भई इस कमीशन को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो रोके इल्लीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो है ना वो सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा अगर वो इल्लीगल हैं, हू इज़ अवॉर्डिंग परमिशन फॉर देयर कंस्ट्रक्शन? उन्होंने कहा कौन इजाज़त दे रहा है उनकी कंस्ट्रक्शन का, ठीक है? Similarly, measures such as confiscation of documents of unfit vehicles for an indefinite period might simply give reason to law enforcement officials to abuse their authority and inconvenience workers by keeping them from reaching their workplaces. उन्होंने कहा ये जो ज़ब्त करना डॉक्यूमेंट्स का अनफिट व्हीकल्स का गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये रीज़न दे सकता है, वजह बन सकता है लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल्स को कि वो अब्यूज़ करें, गलत इस्तेमाल करें अपनी अथॉरिटी का और क्या है इनकन्वीनियंस हो वर्कर्स को किस तरह कि फिर वो अपने वर्क प्लेसेस पे ना पहुँच सके अगर उनकी जो गाड़ियाँ हैं ना, वो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए पकड़ ली जाएँ। हो सकता है उनका जो अथॉरिटी वाले हैं ना, वो क्या है अपनी लॉ एनफोर्समेंट वाले हैं, वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करें। तो इट इज़ गुड दैट अ फ्रेमवर्क हैज़ बीन डिसाइडेड। उन्होंने कहा अगर ये बात अच्छी है, चलें आपने एक फ्रेमवर्क डिसाइड कर लिया है कि किस तरह आपने ये क्रिटिकल प्रॉब्लम है स्मोक की उसको डील करना है, ये बिल्कुल हैज़र्ड है इन मैनी वेज़ इट विल बी टफ टू इम्प्लीमेंट इट लेकिन बड़ा मुश्किल होगा इसको नाफ़िज़ करें विदाउट प्रैक्टिकल अरेंजमेंट्स अगर आप बगैर प्रैक्टिकल अरेंजमेंट के आप इसको नाफिज करें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे स्मोक के हवाले से बात करें कि जो धुंध है, एयर क्वालिटी है लाहौर में वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। उन्होंने कहा आखिरकार जो हुकाम हैं वो जागे हैं इस मसले की तरफ, लेकिन उन्होंने कहा ठीक है आपने मास्टर प्लान ले तो आए हैं, लेकिन इसमें जो इन्होंने इसकी शॉर्ट कमिंग्स थी वो इसमें इन्होंने डिटेल से बताई हैं। ठीक है? तो ये आप देख लीजिएगा, बाकी आजकल हमारा ट्रायल ग्रुप चल रहा है व्हाट्सएप पे, तो उसको आप चेक कर लीजिएगा और 1 सितंबर से आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम डेली एडिटोरियल वीडियो शेयर करते हैं रात को इसी तरह, जिसमें 3 एडिटोरियल्स की समरी होती है। उसके अलावा हमारे पास ट्रिब्यून एडिटोरियल ओपिनियन है, पाकिस्तान न्यूज़ ऑब्जर्वर ये है, उस वो न्यूज़पेपर शेयर होता है, डॉन एडिटोरियल ओपिनियन है। फिर हमारे पास जो है फॉरेन न्यूज़पेपर जो है उसको हम शेयर करते हैं। तो वो ट्रायल आजकल व्हाट्सएप ग्रुप का चल रहा है, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और 1 सितंबर से जॉइन करना हो तो कर सकते हैं। बाकी फ्री ग्रुप हमारा है ही जिसमें हम डॉन के एडिटोरियल ओपिनियन शेयर करते हैं, वो हमारा 1 सितंबर के बाद भी जारी रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।